A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at Mach 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the Mach 20 centimeter. We have to find the value of m. The second question is to which side the rule will tilt if the mass m is moved to the 10 centimeter mark. And the third part is what is the resultant moment now. And the last part is how can it be balanced by another mass of 50 ग्राम. ओके, तो पहले आप देखो, मैं आपको यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिखा रहा हूँ. मीटर रूल का मतलब वो रूल जिसकी लेंथ 1 मीटर है. तो अभी जो मैं आपको रूल दिखा रहा हूँ, द लेंथ ऑफ दिस रूल इज़ 1 मीटर. यू कैन से इट इज़ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बिकॉज 1 मीटर is equals to 100 centimeter. Okay, so 1 meter or 100 centimeter is the length of this rule, and it is uniform. Uniform is its mass. Okay, the mass of this ruler is uniform. Like ऐसा नहीं है कि ये मास, ये रूल कहीं इस जगह पर भारी है, इस जगह पर हल्की है. ओके, ये यूनिफॉर्म है. अगर सेम मटेरियल से बनी होगी और उस मटेरियल की डेंसिटी सेम होगी हर जगह पर, तो इस रूल को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मीटर रूल. आई होप ये क्लियर है. ओके, अब देखते हैं क्या बोला गया है. इस यूनिफॉर्म मीटर रूल का जो मास है दैट इज़ 100 ग्राम एंड इट हैज़ बीन बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट 40 सेंटीमीटर मार्क. इसको 40 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस किया गया है. तो पहले मैं कुछ मार्किंग्स लगा लेता हूँ. द लेंथ ऑफ दिस रूलर इज़ 1 मीटर, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर. तो उस 100 सेंटीमीटर के लिए मैं मार्किंग लगा लेता हूँ. दिस इज़ 0, this midpoint is 50 and this is 100 and they are talking about 40 centimeter mark. तो 40 centimeter mark must be before 50 centimeter mark. 50 से क्लोज होगा और थोड़ा पहले होगा ये 40 सेंटीमीटर मार्क. ओके, आगे चलकर इन्होंने 20 सेंटीमीटर मार्क की बात भी की है. तो 20 सेंटीमीटर मार्क मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 40, सो 20 मस्ट बी हियर. ओके, द लेंथ ऑफ दिस रूल इज़ 100 सेंटीमीटर. मैंने आपको कुछ मार्किंग्स यहाँ पर दिखाई हैं. द मास ऑफ दिस होल रूल इज़ 100 ग्राम. याद रखिए कि रूल का जो पूरा का पूरा मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है अपने सेंटर पर. तो इस पूरी स्केल का जो मास होगा वो इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. ओके, आप किसी पिन की हेल्प से, अपनी फिंगर टिप की हेल्प से इस पूरी रूल को इस मिड पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हो. मिड पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हो. ओके, अगर आप इस जगह पर अपनी फिंगर रखो तो ये रूल बैलेंस कर सकते हो आप. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरी रूल का मास इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है. याद रखिएगा इस बात को, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. आगे बढ़ते हैं. मास इज़ 100 ग्राम. इट इज़ क्लियर. इट हैज़ बीन बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट 40 सेंटीमीटर मार्क. इस रूल को 40 सेंटीमीटर मार्क मतलब इस पॉइंट पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है. ओके, ये सिंबल होता है फुलक्रम दिखाने का या पाइवोटेड पॉइंट दिखाने का. मैं इस पॉइंट पर इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब प्लीज़ समझिए कि इस रूल का जो पूरा का पूरा मास था वो तो इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड था, 50 पर कॉन्सेंट्रेटेड था. ओके, 50 पर पूरा का पूरा मास 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड था और इसको बैलेंस आप यहाँ कर रहे हो. तो जानते हैं क्या प्रॉब्लम होगी जब आप इसको यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करोगे 40 पर और सारा का सारा मास जो रूल का है वो 50 सेंटीमीटर पर है. तो ये स्केल इस तरफ टिल्ट हो जाएगी. ओके, इस साइड में झुकना शुरू होगी, इस साइड में झुकना शुरू होगी. तो इस तरफ झुकना शुरू होगी इस पॉइंट के अबाउट. तो ये एक मोमेंट क्रिएट होगा और इसकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है. प्लीज़ सी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. जैसे घड़ी चलती है उस तरह से ये रोटेशन होगा. ओके, पूरा रोटेशन तो नहीं होगा लेकिन रोटेशन के होने की जो कोशिश होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. It has been balanced by suspending an unknown mass m at 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर पर इसको बैलेंस करने के लिए 20 सेंटीमीटर पर एक अननोन मास हैंग कर दिया गया है. तो 20 सेंटीमीटर मार्क पर आप मान लेते हैं कि ये m मास हैंग कर दिया. उन्होंने बोला है कि m को हैंग कर दो, तो हमने m को हैंग कर दिया 20 सेंटीमीटर से. आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी. ये जो स्केल का मास है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक मास यहाँ पर रखा है जो आप देखें दिस इज़ एट 20 एंड पाइवोटेड पॉइंट यहाँ पर है. तो ये जो मास है ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो एक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है जो कि m की वजह से है, एक मोमेंट क्लॉकवाइज है जो कि स्केल के मास की वजह से है.
अगर दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो गए, अगर दोनों मोमेंट्स इक्वल हो गए तो ये बैलेंस हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एम की वैल्यू क्या है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होंगे। तो आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखता हूँ कि अगर ये बैलेंस्ड है तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेज दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं उन सारे मोमेंट्स का सम, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं उन सब का सम। फिलहाल तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में 2 क्लॉकवाइज हो सकते हैं, 3 क्लॉकवाइज हो सकते हैं, 2 एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये है एम मास की वजह से। ओके, तो देखता हूँ कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। मास एम है और इस मास का इस पाइवोटेड पॉइंट से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 20 है। आप देखो, दिस इज़ एट 40 एंड दिस इज़ एट 20। 40 और 20 सेंटीमीटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 होता है। आई होप समझ गए आप कि एम मास और इस पाइवोटेड पॉइंट या फलक्रम के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो मैं मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करता हूँ। ये मास एम की वजह से एंड डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूँ, अब क्लॉकवाइज की तरफ आता हूँ। तो क्लॉकवाइज है इस रूलर की वजह से। रूलर का मास है 100 ग्राम, रूल का मास है 100 ग्राम एंड रूल का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सेंटर पर और सेंटर का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर मार्क से 10, ये दूरी 10 है, दिस इज़ 10। ओके, दिस इज़ 10। जब भी आपको रूल के मास के बारे में पूछा जाए या बताया जाए तो याद रखिएगा उसका पूरा का पूरा मास सेंटर पर रहता है, सारा का सारा मास यहाँ पर है। पाइवोटेड पॉइंट ये है तो इनके बीच का डिस्टेंस देखा जाएगा एंड दैट इज़ 10, दैट इज़ 10। आई होप इट इज़ क्लियर। सो अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इज़ इक्वल्स टू 100 इंटू 10 बिकम्स 1000, दिस 20 कम्स हेयर, इट बिकम्स डिनोमिनेटर। नाउ 1000 अपॉन 20 विल बिकम 50 ग्राम। तो हमें वो जो m था ना उसकी वैल्यू मिल चुकी है 50 ग्राम। फर्स्ट पार्ट हो गया है, आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। To which side the rule will tilt if the mass m is moved to the 10 सेंटीमीटर मार्क। ओके, अगर इस मास m को, ये मास m देख लें अभी 20 पर है, अगर इसको 10 सेंटीमीटर मार्क पर ले आएंगे, ओके दिस इज़ 10 सेंटीमीटर मार्क। अगर इस m मास को शिफ्ट करके आप 10 पर ले आओ, यहाँ पर m मास को ले आओ। ओके, तो जैसे ही आप m मास को इधर लाओगे ना तो देखो m मास की वजह से जो मोमेंट है ना वो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि m मास 10 पर आ चुका है, पाइवोटेड पॉइंट ये है, फलक्रम ये है। तो जब ये मास नीचे जाएगा ना तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा रूल को एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो द मोमेंट विच m इज़ क्रिएटिंग इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं मोमेंट इसका इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। आप देखो ये m की वैल्यू तो m है, या फिर जो हमने फाइंड की थी m की वैल्यू 50, आप 50 ले सकते हो, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ चुका है पाइवोटेड पॉइंट से या फलक्रम से। पहले डिस्टेंस जो था वो 20 था, अभी जो डिस्टेंस है दैट इज़ 30। ओके, ये 30 हो चुका है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया तो कुल मिलाकर मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ चुका है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ चुका है इसका मतलब ये है कि अब ये स्केल बैलेंस नहीं रहेगी। आपसे पूछा गया है कि टू विच साइड द रूल विल टिल्ट, तो रूल किस तरफ टिल्ट होगी? रूल एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो जाएगी। ओके, एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट होने का मतलब ये है कि रूल टिल्ट होगी इस डायरेक्शन में। ओके, आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो रूल टिल्ट होगी मास m की तरफ। ओके, क्योंकि इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ चुका है तो इसी तरफ टिल्ट हो जाएगी, m की तरफ टिल्ट होगी। ओके, दूसरी तरफ टिल्ट नहीं होगी, इस डायरेक्शन में टिल्ट नहीं होगी, m की तरफ टिल्ट होगी। तो आप सेकेंड पार्ट के आंसर में लिख दोगे रूल विल tilt on the side of mass m जिसकी वैल्यू 50 ग्राम है। ओके, तो आप मास 50 ग्राम भी लिख सकते हो या मास m भी लिख सकते हो। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ? अब रिजल्टेंट मोमेंट कितना है? तो अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डिफरेंट है और क्लॉकवाइज मोमेंट डिफरेंट है। ओके, तो चलिए पता कर लेते हैं कि अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है। वो चेंज हो चुका है।
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड करने के लिए आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो पाइवोटेड पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हो। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मास m की वजह से हो रहा है और m की वैल्यू 50 है। तो पहले तो आप 50 ग्राम लिख लो, ओके। और इस 50 ग्राम का जो डिस्टेंस है फलक्रम से ये अभी 30 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मार्क और 40 सेंटीमीटर मार्क के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 30। तो आप यहाँ पर 30 लिख लो। इफ़ यू मल्टीप्लाई देम यू आर गोइंग टू गेट 1500 ग्राम फोर्स इनटू सेंटीमीटर। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट जितना पहले था उतना ही है। तो ये था क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब 1000 100 इंटू 10 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है और क्लॉकवाइज कम है, इसलिए जो फाइनल या रिजल्टेंट मोमेंट होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस। जब डायरेक्शन डिफरेंट हो तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डायरेक्शन सेम होती लाइक दोनों क्लॉकवाइज होते तो ऐड कर लेते हैं, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तब भी ऐड कर लेते हैं। बट दे आर डिफरेंट, एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा रिजल्टेंट मोमेंट। तो रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड करने के लिए आप 1500 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको मिलेगा 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इनमें बड़ा नंबर था। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। अब बोला गया है हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अगर आपको एक 50 ग्राम का मास दे दिया जाए तो आप उसकी हेल्प से इसको बैलेंस कैसे करोगे। पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा हो चुका है, क्लॉकवाइज मोमेंट कम है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्लॉकवाइज मोमेंट को बढ़ाएंगे। ओके, तो अगर क्लॉकवाइज मोमेंट को बढ़ाना है ना तो 50 ग्राम को आपको रखना पड़ेगा राइट साइड में। ओके, जिस साइड में m मास है उसके ऑपोजिट साइड में रखना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने 50 ग्राम मास को इसी तरफ रख दिया ना तब तो एंटी क्लॉकवाइज और बढ़ जाएगा, तब तो ये रूल और भी टिल्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि रूल टिल्ट ना हो, बैलेंस हो जाए। तो पहली बात तो हमें जो मोमेंट कम है उस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा 50 को। तो 50 को, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ रखना है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 50 को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, इस 50 की दूरी इस पाइवोटेड पॉइंट से मान लेते हैं लगभग x है। ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं, इतना तो हमें पता है कि इसको रखना है राइट साइड में तभी बैलेंस हो पाएगा। डिस्टेंस के बारे में हम श्योर नहीं, तो उसको हमने x मान लिया है। ओके, अब क्योंकि ये बैलेंस करने वाला है ना तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स anti-clockwise moments, sum of anti-clockwise moments is equals to sum of clockwise moments. ओके, आप देखो यहाँ पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है m की वजह से विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, एक फोर्स लगेगा 50 की वजह से जो कि क्लॉकवाइज है। देखो ये फलक्रम है और ये 50 है, तो जब 50 नीचे जाएगा ना तो ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा होगा क्लॉकवाइज। तो 50 की वजह से जो मोमेंट है वो है क्लॉकवाइज, और इस रूल की वजह से, रूल का सारा वेट यहाँ पर है और ये है फलक्रम, तो ये भी क्लॉकवाइज है। ओके, तो दो मोमेंट्स हैं क्लॉकवाइज, स्केल के वेट की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है, इस 50 की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है, और इस m की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ओके, तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को और क्लॉकवाइज को आपस में इक्वल होना है बैलेंस के लिए, तो चलिए सारे एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज टोटल कितना है वो हम यहाँ पता कर चुके हैं। एंटी क्लॉकवाइज टोटल है 1500 ग्राम फोर्स, 1500 ग्राम फोर्स। आते हैं क्लॉकवाइज की तरफ। क्लॉकवाइज दो हैं। ओके, एक क्लॉकवाइज है स्केल की वजह से जो कि 1000 ग्राम फोर्स है, वो लिख लेते हैं 1000 ग्राम फोर्स, और एक क्लॉकवाइज है अभी जो हमने 50 ग्राम फोर्स लिया ना उसकी वजह से, 50 ग्राम की वजह से। तो ये मास तो 50 ग्राम है, मतलब फोर्स हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स, और ये डिस्टेंस है x, तो 50 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स 15 to x। ओके, नाउ दिस नंबर गोज दिस साइड, सब्ट्रैक्ट होगा, हमें मिलेगा 500 इज इक्वल्स टू 50x।
ये 50x को मल्टीप्लाई कर रहा है. इफ़ इट गोज़ टू द लेफ्ट साइड इट विल डिवाइड 500 एंड आपको मिलेगा 10. आपको मिलेगा 10. तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. ओके, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो x की वैल्यू 10 का मतलब ये है कि 40 पर फलक्रम था, 40 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 50 को हैंग करना था. तो एक्चुअल में क्या था, 40 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब 50 पर हैंग करना था. ओके, तो आपका आंसर होगा कि हमें 50 पर. उस टाइम पर मुझे मालूम नहीं था तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर हैंग कर रहे हैं. लेकिन अभी जब 10 सेंटीमीटर मुझे आंसर पता चला तो 40 से 10 का मतलब 50 सेंटीमीटर पर हैंग करना है इस 50 ग्राम को. ओके, तो मैं आंसर में लिखूँगा कि 50 ग्राम 50 ग्राम mass should be suspended from 50 सेंटीमीटर मार्क. ऐसा करने से स्केल वापस, रूल वापस बैलेंस हो जाएगा. नाउ इफ़ यू आर experiencing any doubt, any confusion, please write in the comment section. Thank you.